आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताइए कि हम स्टेट एग्जीक्यूटिव्स देख रहे हैं। तो हमने गवर्नर देखा था, चीफ मिनिस्टर देखा था, और आज हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चैप्टर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज हम इसको जानेंगे। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें मैं आपको चीफ मिनिस्टर के लेक्चर में ऑलरेडी समझा ही चुका हूं, बट फिर भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 163। देखिए आर्टिकल 163 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि चीफ मिनिस्टर को एड करेंगे। चीफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करेगा और उसके बाद चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर्स की हेल्प करेंगे और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेगा। तो इसीलिए चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नर के बीच में कम्युनिकेशन करता है। समझ रहे हैं? मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। दूसरा दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर है, ठीक है, जो गवर्नर के डिस्क्रिशन का हो, ठीक है, तो गवर्नर का ही डिसीजन फाइनल होगा। समझ रहे हैं? कभी कोई ऐसी चीज हो जाए जब सरकार सही नहीं चले या कोई असंवैधानिक चीज, तो गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करेगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर को जो मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर्ड नहीं हो सकती। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई यहां पे। ठीक है, तो यहां पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मिनिस्टर्स की। समझ रहे हैं? तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 कहता है चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है, और बाकी मिनिस्टर्स को भी गवर्नर अपॉइंट करेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा, उसमें वो देखेगा किसको किसको चुनना है और उसके बाद वो गवर्नर को बताएगा और गवर्नर उन सबको अपॉइंट करेगा। ये चीज आप समझे? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 15%, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका 15% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बहुत सारे लोग चुन के, अब ऐसा इसलिए भी किया गया कि अब कोई पार्टी है, उसमें हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती है और हर किसी को मिनिस्टर बनना होता है। तो मान लीजिए 50 क्या, मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 लोग जीत के आए। 100 तो नहीं, मान लीजिए कि अब 100 तो वैसे सीटें नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स की है। ठीक है, चलिए 100 ही मान लेते हैं। तो अब उन 100 के 100 मेंबर्स को हम मिनिस्टर थोड़ी ना बना देंगे। अगर ऐसा प्रोविजन नहीं होता तो शायद मिनिस्टर बना भी दिया जाता उनको। ठीक है, तो इसीलिए 15% से ज्यादा, जो जितनी सीट होगी विधानसभा में उसका 15% बस, उतने ही मिनिस्टर्स होंगे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा इतना ही बड़ा होगा, लेकिन अब 12 मिनिस्टर से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चीफ मिनिस्टर और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 12 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्रोविजन है, ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसको स्टैब्लिश किया था। समझ रहे हैं? अब उसके बाद दोस्तों कोई भी मेंबर हो, अगर वो हाउस का मेंबर है, ठीक है, और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब डिफेक्शन लॉ में सब बता चुका हूं दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है। ठीक है, पार्टी को बदल लिया, मान लीजिए कि कोई मेंबर है उसने अपनी पार्टी को बदल लिया, वोटिंग हुई, उसने अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया, तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, आप देख लीजिएगा, डिफेक्शन पे पूरा सेपरेट लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो वो मेंबर मिनिस्टर है तो ऑटोमेटिकली उसकी मिनिस्टर की पोस्ट भी चली जाएगी। समझ रहे हैं? अब उसके बाद ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देखिए ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, सेकंड पॉइंट, और ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ये कलेक्टिवली, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे थे कि सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट थी, वैसे ही चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट होती है। लेकिन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर, क्योंकि मिनिस्टर्स शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। गवर्नर चाहे तो इनको हटा भी सकता है, तो इसीलिए गवर्नर के प्लेजर तक ये मिनिस्टर्स ऑफिस होल्ड करते हैं। तो इंडिविजुअली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर पे आती है, मतलब गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीज आप समझे? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि इसको हमने डिस्कस भी किया था, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, आपका सब रिवीजन ही हो रहा है। जो सेंटर में था वही स्टेट में लग रहा है, ये आप देख रहे हैं।
अब मान लीजिए कि कोई पार्टी का मेंबर है, उसको मिनिस्टर बना दिया गया, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो हार गया, तो क्या होगा? 6 महीने दिए जाएंगे, जैसे अभी उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है, ठीक है? 6 महीने दिए जाएंगे। 6 महीने में आपको चाहे आप नॉमिनेट होके आओ या फिर इलेक्ट होके आओ, आपको विधानसभा का पार्ट होना ही होगा। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही है। तो उद्धव ठाकरे गवर्नर के पास गए। अब गवर्नर ने बोला उनसे, उद्धव ठाकरे ने गवर्नर से बोला कि आप अपने मताधिकार का यूज करिए, आपकी जो पावर्स है, आप नॉमिनेट कर सकते हो मुझे, तो आप नॉमिनेट करिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गवर्नर ने। उन्होंने बोला कि मोदी जी से बात करिए। मोदी जी से बात की तो फिर उनको पता चला कि शायद दोबारा इलेक्शन हो जाए महाराष्ट्र में। तो ये पॉलिटिक्स है। 6 महीने के अंदर, याद रखिएगा, सदस्यता लेनी रहती है। उसके बाद आर्टिकल 166, देखिए, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होंगे वो इन द नेम ऑफ द गवर्नर लिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नर से जो है वो रूल्स बनाता है। समझ रहे हैं? तो जो भी डिसीजन होंगे, जो भी बिजनेस होगा, वो इन द नेम ऑफ गवर्नर लिया जाएगा। अब ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर क्या होती हैं? ये कम्युनिकेट करता है गवर्नर से। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड अफेयर्स होते हैं, जो सरकार डिसीजन ले रही है, वो गवर्नर को बताती है वो, ठीक है? चीफ मिनिस्टर बताता है। समझ रहे हैं? कोई भी अगर लेजिस्लेशन लेके आना है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है, अगर सरकार कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर जाके गवर्नर को बताएगा कि ये हमने डिसीजन लिया है। अपॉइंटमेंट, जैसा कि मैंने बताया, गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है? अब इनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता। जब तक इनके पास बहुमत है तब तक ये एंजॉय करेंगे। जिस दिन बहुमत खत्म हुई, इस्तीफा दे देंगे या फिर गवर्नर इनको हटा देगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज। उसके बाद दोस्तों कंपोजिशन देखिए। अब जैसा कि मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ा रहा था, उसमें जब मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताया था, सेम टू सेम ऐसा ही कंपोजिशन होता है स्टेट में भी, ठीक है? सबसे पहले होगा चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है? लेकिन हालांकि वो लोकल पर्पसेस, लोकल इश्यूज के लिए बनाए जाते हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, मनीष सिसोदिया डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे पहले चीफ मिनिस्टर होगा, इसके इर्द गिर्द होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना? अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरी होती है। एक होता है सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट होगी। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर दोस्तों, कैबिनेट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? अब ये कैबिनेट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। जो मेन डिसीजन होते हैं वो यही कैबिनेट लेती है, ठीक है? जो मेन पॉलिसी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो ये कैबिनेट बनाती है। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट होती है। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, चीफ कोऑर्डिनेटर होती है, ठीक है? और ये यहां तक कि गवर्नर की एडवाइजरी बॉडी है, गवर्नर को एडवाइस करती है ये। समझ रहे हैं? तो एडवाइजरी बॉडी टू दी गवर्नर, ठीक है? और जब भी चीफ मिनिस्टर प्रॉब्लम में रहता है, तो यही कैबिनेट चीफ मिनिस्टर को इस प्रॉब्लम से निकालती है। तो क्राइसिस मैनेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। समझ रहे हैं? तो ये चीज है। उसके बाद जो हायर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन कौन एडवाइस करते हैं? चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट। तो समझ रहे हैं? तो इनकी कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर को जो भी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, तो जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं उनको इसको अटेंड करना जरूरी है। अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में होम मिनिस्ट्री आएगी, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर आएगा, ठीक है? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। जैसे एजुकेशन का भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता है, फाइनेंस का भी। तो ये क्या करेंगे? ये कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ये भी 2 में डिवाइड होते हैं। अब ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। एक होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक जो कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच होता है। अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच है, तो जो कैबिनेट की मीटिंग्स होगी इनको अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट चार्ज है तो इनको अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। फिर होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अगेन इनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर्स से अटैच होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये कॉम्पोजिशन है। ये लेक्चर था दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, छोटा चैप्टर, रिवाइज हो गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। एक चीज याद रखिए, स्टेट और सेंटर सेम है। कुछ पावर्स को छोड़ के जो सेंटर के पास ताकत है, जो सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के पास ताकत है, वही सेम ताकत आपको मिलेगी चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके कैबिनेट को। समझ गए? खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।